अध्याय 49 नेहरू युग स्वतंत्रता युग का प्रथम चरण 1947 से 64 के मध्य। नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे, जैसे डी गॉल फ्रांस पर, जैसे लुई 14 अपने विषय में कहते थे, राज्य सरकार वो तो मैं ही हूँ। यही बात भारत और नेहरू के विषय में भी कही जा सकती है। पर्सिवल स्पीयर। नेहरू में कुछ रहस्यमय तत्व थे जिनका विश्लेषण करना कठिन था। वो प्रकृति से एक ही समय में लोकतांत्रिक तथा तानाशाह थे। उनके पास जाने पर यह संभव नहीं था कि उनकी महानता तथा उनके एकनिष्ठ उद्देश्य का आभास न हो। पर्सिवल ग्रिफिथ। 1947 के तत्कालीन भारत को दो स्वतंत्र इकाइयों भारत तथा पाकिस्तान में बांटना एक राजनीतिक निर्णय था, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों में सांप्रदायिक वैमनस्य तो बढ़ा ही, अभी तो कई राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गईं। अंग्रेजी संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम केवल 12 दिनों 4 जुलाई 1947 से 16 जुलाई 1947 के मध्य की छोटी सी अवधि में ही पारित कर दिया गया था और 18 जुलाई 1947 को इस पर अंग्रेजी सम्राट ने अपनी स्वीकृति के हस्ताक्षर भी कर दिए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये प्रावधान था कि भारत के उत्तराधिकारी दोनों राज्यों को डोमेनियन स्टेटस दे दिया जाए। प्रत्येक स्वायत्तता पूर्ण प्रदेश में एक गवर्नर जनरल तथा एक विधानमंडल होगा, जिसको अपने प्रदेश के लिए कोई भी अधिनियम अथवा कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार होगा। उस विधेयक में ये भी प्रावधान था कि वे सब संधियां, समझौते, आश्वासन इत्यादि जो महामहिम अंग्रेजी सरकार ने रियासतों के साथ किए हैं अथवा किसी भी समय हुए हैं, वे सब उस दिन से समाप्त समझे जाएंगे और वे बाध्य नहीं रहेंगे, अर्थात भारतीय रियासतें उस दिन से स्वतंत्र हो जाएंगी। अंग्रेजी सरकार ने भारत और पाकिस्तान को शक्ति के हस्तांतरण में अत्यधिक शीघ्रता दिखलाई। माउंटबेटन की इस घोषणा 3 जून 1947 और स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के बीच केवल 72 दिनों का ही तो अंतराल था। संभवतः अप्रैल 1947 के उपरांत जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे तथा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे, उन्होंने माउंटबेटन को ये शीघ्रता करने पर विवश कर दिया था। वो शीघ्रातिशीघ्र शक्ति का हस्तांतरण करना चाहते थे और उस देश में बढ़ती हुई अराजकता के लिए दोष का भागी स्वयं नहीं बनना चाहते थे। यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। द स्टेट इट इज लुईस 14 ने फ्रांस में 1673 से 1715 तक के मध्य तक राज किया। समकालीन यूरोप में वो सबसे प्रमुख राजा थे। 2. अंग्रेजी संसद में विधेयक प्रस्तुत करते समय भारत तथा इंग्लैंड के कुछ प्रौढ़ राजनीतिज्ञों ने उस तथ्य को समझ लिया था कि पाकिस्तान तथा भारत के प्रारंभिक काल में बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी और इसलिए सुझाव दिया गया था कि दोनों देशों का लॉर्ड लुई माउंटबेटन जैसा एक अनुभवी व्यक्ति, जिसे अनुभव भी है और व्यावहारिक ज्ञान भी है, एक ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए। माउंटबेटन को भी ये स्वीकार्य था। नेहरू जी इस प्रस्ताव से प्रसन्न थे, परंतु जिन्ना अपने पुराने स्वभाव के अनुसार पहले तो चुप रहे और फिर अस्वीकार कर दिया और कहा, मेरी स्थिति में केवल मैं ही पाकिस्तान सरकार को परामर्श दे सकता हूँ जो उसे मानना होगा। जिन्ना ने उस प्रकार उस प्रस्ताव को केवल ठुकराया ही नहीं, अपितु अपने हठधर्मी और दंभ का एक और उदाहरण भी दिया। फिर भी पंडित नेहरू ने माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पृष्ठ 468। उस संबंध में वायसराय के मुख्य कार्यकर्ता चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इसमे के वो शब्द बहुत ध्यान देने योग्य हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त की तिथि में शीघ्रता नहीं, अभी तो लगता है कि बहुत देरी हो गई है। कांग्रेस के प्रधान आचार्य कृपलानी के वे शब्द बहुत प्रासंगिक हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेज अपनी सत्ता का दंगे रोकने में उपयोग कर सकते थे, परंतु उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। 3 जून की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के लिए विजय दुदंभे थी और अखिल भारतीय कांग्रेस ने उसे अनमने मन से स्वीकार कर लिया। कारण था राजनीतिक बाध्यताएं, विवशता तथा कुंठा। महात्मा गांधी ने बार बार ये कहा था कि देश का बंटवारा उनके शव से ही होगा। अब उन्होंने भी अपने मुख्य शिष्यों के अनुनय विनय पर निराशा तथा असहायता के सामने सिर झुका दिया
और विभाजन स्वीकार कर दिया। पंजाब के सिख और हिंदू जनता पर तो विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, जिसे स्वतंत्रता मिलने पर प्रसन्न हो रही थी, विरोध करते हुए कहा, ये तो शोक मनाने का समय है, प्रसन्नता का नहीं। भारतीय स्वतंत्रता का उद्घाटन 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया तथा भारतीय स्वतंत्रता का आरंभ हुआ। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा का एक विशेष समारोह हुआ, जिसमें पंडित नेहरू ने एक भावपूर्ण ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत के दुर्भाग्य का अंत होने की घोषणा की और आशा व्यक्त की कि अब भारत पुनः अपने व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा था, बहुत वर्ष हुए हमने अपने नियति से एक नियत स्थान पर मिलने का प्रण किया था। आज वो समय आ गया है कि हम अपना वचन पूरा करें, संभवतः पूर्ण रूपेण तो नहीं, परंतु पर्याप्त मात्रा में। आज मध्य रात्रि के समय जब संसार सो रहा होगा, भारत एक नए जीवन तथा स्वतंत्रता का आह्वान कर जागेगा। इतिहास में ये क्षण कभी कभी आते हैं जब व्यक्ति प्राचीन स्थितियों को छोड़कर नवीन परिस्थिति में चरण रखता है, जब एक युग समाप्त होता है और एक देश की आत्मा को जो चिरकाल तक रौंदी जाती रही हो, बोलने का अवसर मिलता है। आओ इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम लोग मिलकर अपने देश तथा उसकी जनता तथा मानवता की सेवा करने का प्रण करें। भारतीय रियासतों पर अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठता का अंत तथा रियासतों का एकीकरण और विलय। 1947 के अंग्रेजी संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में भारतीय रियासतों के विषय में ये प्रावधान थे। सभी संधियां, समझौते इत्यादि जो महामहिम की सरकार तथा भारतीय रियासतों के प्रशासकों के बीच हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगे। शाही उपाधियां तथा शैलियों में से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को ये अनुमति होगी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित हो जाएं। 3 सितंबर 1946 को बनी राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का विभाग दिया गया था। उनके मुख्य सहायक वीपी मेनन थे। यद्यपि सर्वश्रेष्ठता समाप्त हो चुकी थी और किसी भी प्रदेश में सम्मिलित होना अथवा न होना राजाओं की इच्छाओं पर निर्भर था। उन्हें ये स्पष्ट था कि उनके लिए स्वाधीन बने रहना बहुत कठिन था। अधिकतर रियासतों के संभरण, संचार साधन, रेल, तार, डाक, बिजली, मार्ग सभी तो भारतीय प्रांतों में इस प्रकार गड़मड़ थे कि उनके लिए एक ही मार्ग था और वो कि शेष भारत में सम्मिलित हो जाएं। पृष्ठ 469। सरदार पटेल तथा मेनन ने कुछ दबाव भी डाला, कुछ उनकी देशभक्ति को ललकारा और उन्हें कहा कि आप रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार साधनों को भारतीय संघ को देकर अपने अस्तित्व को बनाए रखें। लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने भी अपनी ओर से पटेल की नीति का समर्थन किया तथा सकारात्मक भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 तक केवल 136 क्षेत्र अधिकारी रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया था। जम्मू तथा कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को और हैदराबाद के निजाम ने 26 अक्टूबर 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। निजाम के प्रदेश में इतनी गड़बड़ी थी कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। जोडिथ एम ब्राउन ने टिप्पणी की कि स्वतंत्रता से पूर्व स्थिति कुछ भी क्यों नहीं रही हो अथवा सरदार पटेल ने कुछ भी आश्वासन क्यों न दिए हों, अब यह तथ्य स्पष्ट था कि स्वतंत्रता के कुछ ही काल उपरांत उस महाद्वीप में नई भारतीय सरकार एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभर चुकी थी। इन रियासतों का भारतीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढांचे में विलय हो जाना केवल समय की ही बात नहीं थी, अपितु तर्क संगत भी थी। कुछ रियासतें तो इतनी छोटी थी कि उनका अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बने रहना संभव ही नहीं था। उनको संलग्न प्रांतों में मिला दिया गया, जैसे उड़ीसा में 39 रियासतें उड़ीसा प्रांत में तथा छत्तीसगढ़ की कई छोटी छोटी रियासतों को मध्य प्रांतों में मिला दिया गया। इसी प्रकार गुजरात प्रदेश की रियासतें बम्बई प्रांत में मिला दी गईं। इसी प्रकार 61 अन्य रियासतों को मिलाकर केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाए गए। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा,
मणिपुर, भोपाल, बिलासपुर तथा कुछ अन्य प्रदेश सम्मिलित थे। भौगोलिक तथा प्रशासनिक कारणों से ये क्षेत्र बम्बई प्रांत में मिला दिए गए। ये समग्रता का दूसरा चरण था। इस समग्रता का तीसरा चरण था कुछ रियासतों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र अथवा रियासतों का संघ बनाना। इस श्रेणी में काठियावाड़ प्रदेश की संयुक्त रियासतें, मत्स्य प्रदेश, जयपुर के आसपास की संयुक्त रियासतें, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब की रियासतों का संघ, राजस्थान तथा कोचीन और ट्रावनकोर की संयुक्त रियासतें। ये स्मरण रहे कि इन रियासतों के भारत में विलय के लिए केवल भारत सरकार ही उत्तरदायी नहीं थी, प्रायः स्थानीय जनता तथा राजनीतिक दल भी उत्तरदायी थे। जनता देख रही थी कि भारतीय प्रांतीय क्षेत्रों में नया संविधान, जिसकी गठन प्रक्रिया नवंबर 1946 से आरंभ हो चुकी थी, जिसमें लोगों के मूल अधिकारों का विवरण था, एक अच्छे श्रृंखलाबद्ध न्यायालयों का प्रावधान था तथा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन चलाने की व्यवस्था थी। उसकी तुलना में रियासतों में ऐसा कुछ नहीं था। ये ठीक है कि कुछ राजा बहुत प्रबुद्ध थे, परंतु वहां की जनता को एक अच्छा प्रशासन देना राजा की इच्छा पर ही निर्भर था। अतएव कई बार स्थानीय दबाव भी एक प्रमुख कारण था। भारत का एकीकरण उस समय तक असंपूर्ण था जब तक कि फ्रांस तथा पुर्तगाल द्वारा भारत के अधिकृत प्रदेश भारत का भाग न बन जाते। फ्रांस की सरकार इस विषय में अधिक समझदार थी। यद्यपि भारत के फ्रांसीसी क्षेत्रों को पेरिस स्थान विधानमंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त था और फ्रांस के मानव अधिकार भी प्राप्त थे, परंतु फिर भी वहां की सरकार ने स्वयं ही नवंबर 1954 में अपने तीनों भारतीय क्षेत्र पांडिचेरी, चेन्नई के पास, चंद्रनगर, कोलकाता के पास तथा माहे, कालीकट के पास पश्चिमी तट पर स्वयं ही भारत को सौंप दिए। परंतु पुर्तगाल की सरकार ने अलग रुख अपनाया। उनका कथन था कि चूंकि गोवा पुर्तगाल के महानगरीय क्षेत्र का भाग है, इसलिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा भारत में अपने क्षेत्र को छोड़ने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे अपने भारतीय क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। पृष्ठ 470। ये सभी क्षेत्र समुद्री तट पर थे, अतएव स्थानीय प्रभाव भी नहीं बनाया जा सकता था। भारत का कथन था कि ये क्षेत्र साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं और उनका भारत में विलय परम आवश्यक है। कुछ निहत्थे भारतीयों ने गोवा की सीमाओं पर सत्याग्रह करने का प्रयत्न भी किया, परंतु पुर्तगाली सैनिकों ने उन्हें मार गिराया। भारतीय सरकार को ये सहन नहीं था और उन्होंने हस्तक्षेप करके सत्याग्रहियों को बलपूर्वक वापस बुला लिया था। भारतीय सरकार ने राजनयिक प्रयास भी किए और फिर अकस्मात एक दिन गोवा पर सैन्य कार्यवाही कर दी और 19 सितंबर 1961 को दमन और दीव सहित तीनों क्षेत्रों को भारत में मिला लिया। किसी विदेशी शक्ति ने अपना संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया। मुस्लिम लीग द्वारा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना को अस्वीकार करने का परिणाम। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना को अस्वीकार कर दिया और फिर सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कर दी। सीधी कार्यवाही का अर्थ था हिंदू विरोधी दंगों को प्रोत्साहन, और इसके उपरांत 4 दिन तक कलकत्ता नगर में हिंदुओं का वो नरसंहार हुआ जिसे प्रायः कलकत्ते के महावध की संज्ञा दी जाती है। इस नरसंहार की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बिहार, यूपी, बम्बई, पंजाब प्रांतों में हिंदू मुस्लिम झगड़ों से तो गृह युद्ध का सा वातावरण बन गया था। पंजाब भी अत्यंत गड़बड़ी के दौर से गुजरा। यूं तो वहां मुसलमान 1,60,00,000 तथा हिंदू और सिख केवल 120 लाख थे, परंतु आर्थिक और शिक्षा क्षेत्र में हिंदू और सिख मुसलमानों से अधिक शक्ति रखते थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी ये मुसलमानों से अधिक जागृत थे। उन्हें ये भी आभास था कि उन्होंने पंजाब के आर्थिक विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संभवतः यही कारण था कि पंजाब में मुस्लिम लीग को कभी भी अधिक समर्थन नहीं मिला था। 1937 में भी यहाँ संघवादी दल की सरकार बनी थी। ये ठीक है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव पंजाब की राजधानी लाहौर में पारित किया गया था, परंतु मुस्लिम लीग को कभी भी यहाँ बहुत समर्थन नहीं मिला था। परंतु 1945 से 47 के मध्य में स्थिति बहुत बदल गई और जब ये स्पष्ट हो गया
कि पाकिस्तान बनने ही वाला है तो दंगे भयानक रूप से भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब के कुछ नगरों में जैसे रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर जैसे नगरों में स्थिति बिगड़ गई थी। स्थान स्थान पर दंगे हुए। मुसलमानों ने प्रयत्न किया कि हिंदुओं तथा सिखों को पश्चिमी पंजाब तथा उसके संलग्न क्षेत्रों से निकाल दिया जाए। पेंड्रल मून, जो एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, उन्होंने उस विषय में लिखा है कि पंजाब में 2049 व्यक्ति मारे गए और 1103 लोग हताहत हुए। इस अवस्था को अंग्रेजी सरकार सेना की सहायता से संभाल सकती थी, परंतु समकालीन अंग्रेज नौकरशाही की कोई इच्छा नहीं थी कि भारत में दो अलग अलग राज्य शांतिपूर्वक स्थिति में अस्तित्व में आए। स्वतंत्रता की प्रारंभिक समस्याएं। भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों को बंटवारे की समस्याओं से निपटना पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में तो प्रमुख समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रावधान था। पहली समस्या थी दोनों राज्यों की आपसी सीमा का निर्धारण, दूसरी समस्या थी नौकरशाही तथा कुछ अन्य सेवाओं का तथा लेनदारी तथा देनदारी का विभाजन, और तीसरी थी सेना तथा सैनिक सामग्री का विभाजन। पृष्ठ 471। समस्याएं तो और भी थीं, जैसा कि नदियों के जल का विभाजन, रेल संपत्ति का विभाजन, संग्रहालयों में रखी प्राचीन स्मारकों तथा पुरालेखागार में रखी दस्तावेजों का विभाजन इत्यादि। परंतु ये समस्याएं आपस में बातचीत से सुलझा ली गईं। रेडक्लिफ सीमा आयोग तथा पंजाब में नरसंहार। बंटवारे की योजना के अनुसार पंजाब तथा बंगाल की विधानसभा के हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की अलग अलग बैठकें हुई और उन्होंने पंजाब तथा बंगाल के प्रांतों के भारत तथा पाकिस्तान में विलय के निर्णय के लिए, अर्थात पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल के भारत में सम्मिलित होने का निश्चय किया, और पश्चिमी पंजाब ने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप पंजाब तथा बंगाल प्रांतों का बंटवारा करना था। इन सीमाओं का निर्धारण करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने न्यायमूर्ति रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग नियुक्त किया, जिसका काम हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्या वाले परंतु संलग्न प्रदेशों अथवा ग्रामों का मानचित्रों पर निर्धारण करना था। परंतु केवल जनसंख्या को ही ध्यान में नहीं रखना था, अन्य तत्व जैसे संचार साधन, नदियों तथा पहाड़ों आदि को भी ध्यान में रखना था। दुर्भाग्य से आयोग को कई सीमा बंधनों में कार्य करना था। पहला था समय की कमी, अर्थात न्यायमूर्ति रेडक्लिफ को केवल 6 सप्ताह मिले, अर्थात 15 अगस्त तक ही निर्णय दिया जाए। अधिक से अधिक 2 अथवा 3 दिन अधिक में ये कार्य होना था। दूसरे, उन्हें ये कार्य प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों तथा मानचित्रों के आधार पर यह निर्णय देना था। मानचित्र कई बार स्थानीय नौकरशाही के हस्तकौशल से सर्वथा अशुद्ध थे, विशेषकर इसलिए कि पंजाब तथा बंगाल दोनों प्रांतों में मुसलमानों की संख्या अधिक थी तथा 1919 के उपरांत इन दोनों प्रांतों में मुसलमान अधिकारी अधिक थे और उन्होंने आंकड़े मनमाने ढंग से प्रस्तुत किए। कई ग्राम बेचिराग अर्थात यहाँ कोई नहीं बसता ये कहकर पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिए गए, जबकि वास्तव में वहाँ हिंदू बहुसंख्या में थे। अधिकारी वर्ग को उस समय तक पूर्ण रूप से सांप्रदायिक रंग में रंगा जा चुका था। इससे ये आशा ठीक नहीं थी कि वे न्याय करेंगे अथवा होने देंगे। न्यायमूर्ति रेडक्लिफ को भी भारत के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। समय था केवल 6 सप्ताह। आयोग ने महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किए और फिर सीमा निर्धारण के लिए इन स्थानों को जोड़ने के लिए रेखा खींच दी। जब ये रेखा वास्तविक रूप से ग्राम तक खींची गई तो देखा कि ये रेखा कई बार छोटे छोटे ग्रामों के बीच से गुजरती थी अथवा रेल तथा थल मार्गों के बीच में से गुजरती थी, और कई बार तो ये घरों के बीच में से भी गुजरती थी। जैसा पर्सिवेल स्पेयर ने टिप्पणी की है, समय का बंधन, पूर्ण स्थानीय ज्ञान का अभाव इत्यादि की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह संभव ही नहीं था कि कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्वक इस समस्या को सुलझा सकता था। नहरों का स्रोत एक राज्य में तथा नहर दूसरे राज्य में, ग्राम एक ओर तथा चारागाह दूसरी ओर, मार्ग तथा संचार साधन पूर्णतया अस्त व्यस्त और जनता के लिए अनेकों अदृश्य समस्याएं विद्यमान थीं। लेखक को स्मरण है कि पाकिस्तान बनने के उपरांत लगभग 2-3 मास तक डलहौजी नगर से अमृतसर नगर, ये दोनों नगर भारतीय पंजाब में थे।
इनसे टेलीफोन पर बात करने के लिए लाइन पहले डलहौजी से लाहौर पाकिस्तान में लेनी पड़ती थी और फिर लाहौर से अमृतसर लेनी पड़ती थी, क्योंकि डलहौजी नगर से अमृतसर सीधी लाइन नहीं थी। 15 अगस्त 1947 के उपरांत सीमा के दोनों ओर हिंसा भड़क उठी। ये कहना कठिन है कि पहल किसने की। संभवतः ये सब कलकत्ते में हुई अगस्त 1946 की सीधी कार्यवाही का परिणाम था। सिख मुसलमानों को दोषी ठहराते थे और मुसलमान सिखों तथा हिंदुओं को। शीघ्र ही समस्त पंजाब जलने लगा। लाहौर में मुसलमान अफसरों ने नगर में कर्फ्यू लगाकर हिंदू बाजारों को आग लगा दी। जून 1947 हिंदू सिख तथा मुसलमानों के हथियार बंद दस्ते चारों ओर घूम रहे थे तथा एक दूसरे की निहत्थी जनता पर वो अत्याचार कर रहे थे जिनका वर्णन असंभव है। जिला अधिकारी बेबस थे, क्योंकि सीमा सुरक्षा दल अपने सहधर्मियों पर गोली चलाने से मनाही कर देते थे। पृष्ठ 472। अगस्त मास के नरसंहार, विभित्सता तथा अत्याचारों ने दोनों देशों की सरकारों को ये स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब में हिंदू और मुसलमानों का एक साथ रहना असंभव है, और दोनों ने जनता की अदला बदली मान ली। नगरों से तो लोग रेलगाड़ियों में बैठकर सीमा पार कर सकते थे, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों से तो निकलना लगभग असंभव था। अतएव ये लोग बड़े बड़े समूह बनाकर भारतीय सेना की सहायता से ही भारत आए। ये था संसार के इतिहास में वो अध्याय जो न देखा गया और न सुना गया था, अर्थात संपूर्ण अल्पसंख्यकों का देशांतरण। भारत सरकार की एक रपट में शरणार्थियों के देश छोड़ने का विवरण यूं दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास के नगरों तथा ग्रामों के गैर मुसलमान भारत में बड़ी संख्या में 1947 के अगस्त मास के अंत और सितंबर के आरंभ से ही कुछ छोटे छोटे असंगठित दलों में आने आरंभ हो गए थे। पीछे जब पाकिस्तानी सेना ने मुस्लिम दलों की सहायता आरंभ कर दी तो ये लोग बड़े बड़े समूहों में 30,000 से 40,000 के मध्य तक लायलपुर तथा मिंटगुमरी के उपजाऊ क्षेत्रों से 150 मील की पैदल यात्रा पर चल पड़े। 18 सितंबर से 29 अक्टूबर तक 42 दिनों में 24 गैर मुस्लिम समूह, जिनकी कुल मानव संख्या 8,49,000 थी, भारत आए। इन काफिलों में सैकड़ों बैलगाड़ियां और पशु भी साथ थे। इन चलते हुए समूहों ने भारतीय सरकार के लिए अनगिनत दुरूह तथा जटिल समस्याएं पैदा कर दी। जब अन्न की कमी हो गई तो भारत सरकार को वायुसेना के द्वारा अन्न तथा चीनी भेजनी पड़ी। वायुयानों ने अमृतसर तथा दिल्ली से जड़ावाला, लायलपुर, चूड़खाना, ढाबा सिंह वाला, बल्लोंकी, नहर स्रोत तथा भाई फेरू की उड़ानें भरी। दवाइयां, टीके तथा डॉक्टर मोटरों तथा वायुयानों द्वारा भेजे गए। एक फील्ड एम्बुलेंस यूनिट गए विंड को भेजा गया ताकि शरणार्थियों को भारत में आने से पूर्व टीके लगाए जा सकें। मार्ग में इन समूहों पर प्रायः आक्रमण होते रहते थे और कई बार अत्यधिक जान की हानि होती थी। बच्चों तथा स्त्रियों का अपहरण हो जाता था तथा पाकिस्तानी सरकारी अफसर तथा सेना इन लोगों की अनधिकृत तलाशियां भी ले लेते थे और जो थोड़ा बहुत धन होता था वो भी छीन लेते थे। इन्हें केवल मनुष्य का ही नहीं, प्रकृति का भी प्रकोप सहना पड़ा। खुले आकाश के नीचे रहना, महावृष्टि, 21 से 25 सितंबर इत्यादि ने अपना अपना पथ कर लिया। लोग सैकड़ों की संख्या में मर गए, परंतु कारवां चलता रहा। जब समूह चल रहे होते थे तो किसी के पास शवों को भी ठिकाने लगाने का समय नहीं होता था। रोने धोने की तो बात ही मत सोचो। रेलवे ने इन शरणार्थियों को इधर से उधर ले जाने का एक बहुत सराहनीय कार्य किया। एक अनुमान के अनुसार 23 लाख शरणार्थी इधर से उधर ले जाए गए। 1947 के नवंबर मास के अंत तक शरणार्थियों की आवाजाही लगभग समाप्त हो गई थी और एक अनुमान के अनुसार लगभग 80 लाख लोग सीमा पार कर भारत आए। सहस्त्र लड़कियां बलपूर्वक दोनों क्षेत्र में रख ली गईं। कई युवतियों ने कुओं में छलांग लगाकर जान दे दी थी। इन अपहृत लड़कियों को वापस लाकर उनके अभिभावकों को सौंपने का कार्य भारतीय तथा पाकिस्तानी पुलिस और सैनिक दल शांति स्थापित होने के 2 से 3 वर्ष के उपरांत तक भी करते रहे। परंतु इस अथाह मानव समुद्र को खाना खिलाना, कपड़े देना,
पुनः स्थापन करना और ग्रामीण श्रमिकों, भूमिहीन कामगारों तथा नगरवासियों को काम धंधे में लगाना एक ऐसी समस्या थी जो कहीं सुनी नहीं जा सकती थी। पृष्ठ 473। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख प्रायः छोटे व्यापारी थे और यहाँ से जाने वाले प्रायः श्रमिक और हस्तशिल्पी थे। दोनों वर्गों को नए देश में काम मिलना काफी कठिन था, क्योंकि यहाँ तो पहले ही से उनके वर्ग के लोग काम कर रहे थे। लाखों लोग दिल्ली आए तथा भारत के अन्य भागों में बस गए। इन शरणार्थियों ने जहाँ जहाँ वे गए, विशेषकर दिल्ली, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जातीय तत्वों को एक नई दिशा दी। केंद्रीय सरकार ने एक नया विभाग पुनर्वास का गठन किया और शरणार्थियों अथवा पाकिस्तान से उजड़कर आए लोगों की सहायता तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए काम किया। मुसलमान जो संपत्ति और भूमि छोड़ गए थे, उसको इनमें बांटा। इस भीमकाय कार्य में वर्षों लग गए तथा सरकार का करोड़ों का व्यय हुआ। नागरिक प्रशासन के साधनों के बंटवारे से जुड़े प्रश्न। नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों तथा कर्मचारियों के बंटवारे की समस्या को सुलझाने के लिए बंटवारा परिषद का गठन किया गया, जिसमें भारत तथा पाकिस्तान के दो प्रतिनिधि थे और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन अध्यक्ष थे। कार्यकारी स्तर पर 1-2 सदस्यीय संचालन समिति नियुक्त की गई, जिसमें श्री H.H. पटेल तथा श्री मोहम्मद अली सदस्य थे। उन्हें ब्यौरे पर नजर रखनी थी ताकि दोनों पक्षों को संतोष हो। समिति ने सभी पदाधिकारियों से पूछा कि वे किस देश में काम करना चाहेंगे। लगभग 1,60,000 कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विकल्प दिए। जहां तक भारतीय सिविल सर्विस ICS के अधिकारियों का प्रश्न था, उसमें सर्वप्रथम यूरोपीय तथा भारतीय सदस्यों को अलग अलग किया गया। यूरोपीय सदस्यों को ये छूट थी कि वे अपने पुराने वेतन, छुट्टियों, पेंशन इत्यादि अधिकारों को बनाए रखकर अपने अपने पदों पर बने रह सकते थे, परंतु यदि वे सेवानिवृत्त होना चाहें तो उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्त के लिए विशेष धन आदि प्राप्त करने का अधिकार था। परंतु भारतीय सदस्यों को तत्कालीन सेवा शर्तों पर किसी भी राज्य में कार्यरत रहने का अधिकार था। रोकड़ बाकी तथा सार्वजनिक ऋणों के विषय में बहुत तर्क वितर्क हुआ। पाकिस्तान अविभाजित भारत की कुल रोकड़ बाकी का 1/4 भाग मांगता था, परंतु भारतीय प्रतिनिधि का कहना था कि रोकड़ बाकी का एक छोटा सा भाग ही वास्तविक रोकड़ीय आवश्यकताओं को दर्शाता है। शेष तो केवल मुद्रास्फीति को रोकने का साधन है। जो भी हो, महात्मा गांधी ने पाकिस्तान का पक्ष लिया और वे चाहते थे कि पाकिस्तान को अधिक रोकड़ बाकी दे दी जाए। भारतीय सरकार पर दबाव डालने के लिए उन्होंने अपने ब्रह्म अस्त्र आमरण व्रत का प्रयोग किया और वो व्रत पर चले गए और ये व्रत 18 जनवरी 1948 को ही तोड़ा गया, जब पाकिस्तान को ये पैसा 55 करोड़ मिल गया। बहुत से झगड़ों के होते हुए भी दोनों ने साझी मुद्रा जारी रखी और जब तक पाकिस्तान ने अपना अलग सा रिजर्व बैंक नहीं बना लिया, 1948 में ये व्यवस्था चलती रही। सैनिक सामग्री, भंडारण, अतिरिक्त पुर्जों इत्यादि तथा सैनिकों का बंटवारा। सैनिकों, शस्त्रों, गोला बारूद तथा सैनिकों के बंटवारे का प्रश्न सिविल सर्विस के बंटवारे की समस्या से भी अधिक जटिल था। एक संयुक्त रक्षा परिषद गठित की गई, जिसके सर्वोच्च कमांडर जनरल ऑकिनलेक नियुक्त किए गए। उसका कार्य था कि सेना के अनेक उपस्कर या सामग्री तथा भंडारों का बंटवारा करना। पृष्ठ 474। प्रथम चरण के रूप में ये निश्चित हुआ कि सेना की वे टुकड़ियां जिनमें मुसलमान अधिक संख्या में हैं, पाकिस्तान को दे दी जाएं तथा गैर मुस्लिम बहुसंख्यक टुकड़ियां भारत को दे दी जाएं। शीघ्र ही मतभेद सामने आ गए तथा बातचीत टूट गई और अंत में सर्वोच्च कमांडर का पद हटा दिया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पक्षपात के दोष लगाए। 17 अगस्त को ही अंग्रेज सेना ने भारत से हटना आरंभ कर दिया था और उनकी ये प्रक्रिया 28 फरवरी 1948 तक पूरी हो गई। महात्मा गांधी की हत्या। गांधी जी बंटवारे से अत्यंत ही निराश थे, विशेषकर उस दृश्य से जो 15 अगस्त के उपरांत सामने आ रहा था। वो अभी भी ये विश्वास करते थे कि भारतीय राष्ट्र एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, जिसमें सभी पंथों के लोग
हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई लोगों को अपनी जन्मभूमि पर समान अधिकार प्राप्त होगा। जब 1946 से 47 के मध्य में कलकत्ते में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो वो स्वयं ही एक व्यक्ति की सेना लेकर कलकत्ते चले गए थे ताकि वो उत्पीड़ित हिंदुओं की सहायता कर सकें। इसी प्रकार जहाँ जहाँ ये हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के, उन्होंने लोगों को शांत करने का प्रयत्न किया, चाहे वो बिहार था तथा नोआखाली, पूर्वी बंगाल। 1947 की शरद ऋतु में वो दिल्ली आ गए ताकि वो मुसलमानों को, जिन्हें दिल्ली से निकाला जा रहा था, बचा सकें। उस समय तक पश्चिमी पंजाब, सिंध तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से लाखों हिंदू बेसाजों सामान के अत्यंत दयनीय अवस्था में दिल्ली आ गए थे। ये लोग अपना घर-बार, जमीन, जायदाद सभी कुछ पाकिस्तान में छोड़ आए थे। उनके संबंधी मार दिए गए थे, लड़कियां बलपूर्वक पाकिस्तान में रख ली गई थीं और वे दयनीय अवस्था में थे। ये शरणार्थी अपने साथ मुसलमानों तथा पाकिस्तानी सरकार की निर्दयता की कथाएं लेकर आए थे। ये लोग नगर में स्थान स्थान पर सरकार तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा लगाए तंबुओं में रह रहे थे। कई परिवार तो मस्जिदों में भी रह रहे थे। उस तनावपूर्ण वातावरण में कई मुसलमान परिवार भय से अपने मकान खाली करके पाकिस्तान चले गए थे। कुछ मुसलमान अपने आप को असुरक्षित समझते थे। ऐसे समय में मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए महात्मा गांधी दिल्ली आ गए। उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभा बिड़ला भवन में आरंभ कर दी। भारत का बंटवारा मुस्लिम लीग के लिए विजय थी, परंतु हिंदुओं तथा सिखों के लिए ये एक स्पष्ट हार थी तथा एक ऐसी त्रासदी थी जो भारत ही नहीं अपितु संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। भारत के कुछ भाग तो लगभग 1200 ईस्वी से 1805 तक मुसलमानों के अधीन रहे थे, परंतु पहले तो कभी समस्त हिंदू जनता को उनके घरों से नहीं निकाला गया था और बेघर-बार अवस्था में उन्हें तंबुओं में नहीं रहना पड़ा था। मुस्लिम लीग के विरोध में कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं ने हिंदू महासभा का गठन कर लिया था और वे समझते थे कि भारत अथवा हिंदुस्तान हमारा हिंदुओं का है और अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं के धर्म, संस्कृति तथा परंपराओं का आदर करना चाहिए। 1926 में एक अन्य कट्टरपंथी हिंदू संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अस्तित्व में आ गई थी। ये संस्था लाहौर, पंजाब में पहल 1939 में आई और सैकड़ों हिंदू युवक इसमें सम्मिलित हो गए थे। ये लोग भारत की अखंडता में विश्वास करते थे और बंटवारे से बहुत दुखी थे। हिंदू कट्टरपंथी संस्थाएं ये विश्वास करती थीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ही गांधी जी समेत भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। गांधी जी के विरुद्ध इनमें बहुत आक्रोश था। 30 और 40 के दशक में बार बार गांधी जी मुस्लिम लीगी नेता मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने जाते रहे और बार बार खाली हाथ लौट आते रहे। और सबसे अनूठी बात ये थी कि वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। पृष्ठ 475। कट्टरपंथी हिंदू गांधी जी तथा उनके समर्थकों को देशद्रोही मानते थे। 1945 से 1947 के मध्य तक गांधी जी यही कहते रहे कि देश का बंटवारा मेरे शव पर से होगा। अब वही गांधी जी बंटवारा स्वीकार कर चुके थे। मुसलमानों की रक्षा हेतु वो दिल्ली में ठहरे थे। पाकिस्तान को रोकड़ बाकी दिलाने के लिए उन्होंने आमरण व्रत भी रखा था और उनसे पैसा दिलवाया था। वो अपनी प्रार्थना सभा में कुरान की आयतें पढ़ते थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का गाना गाते थे, जो कोई भी मुसलमान गाने को उद्यत नहीं थे। इस प्रकार गांधी जी के अनेकों कार्य ऐसे थे जिन्हें कट्टरपंथी हिंदू पसंद नहीं करते थे। ऐसे तनावपूर्ण वातावरण में एक मराठी व्यक्ति नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की पिस्तौल से हत्या कर दी। इस हत्या से दिल्ली ही नहीं अपितु समस्त भारत में लोग व्यथित हो गए। लाखों लोगों ने उनकी शव यात्रा में भाग लिया। शवदाह यमुना के किनारे किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आकाशवाणी से दिल्ली केंद्र से समस्त भारत को संबोधित करते हुए कहा, हमारे जीवन से प्रकाश बुझ गया है और अब जहूं ओर अंधेरा है। देश के पिता अब नहीं रहे। सबसे अच्छी प्रार्थना जो हम उनके लिए अथवा उनकी स्मृति में कर सकते हैं वो है कि हम अपने आप को सत्य के लिए तथा उन आदर्शों को समर्पण करें जिनके लिए वो जिए और मरे। नेहरू का अविवादित नेता के रूप में उभरना।
महात्मा गांधी की मृत्यु से कांग्रेस तथा भारतीय नेतृत्व में अनेक प्रकार का शून्य सा बन गया था। हत्या से हिंदुत्व के विरुद्ध एक अकथित सी भावना उत्पन्न हो गई थी। कांग्रेस में अब दो व्यक्ति मुख्य थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हिंदू विचारधारा के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे और जो राजनीति में यथार्थवादी थे, बड़े बड़े व्यापारी घरानों के स्वामित्व का समर्थन करते थे, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आदर्शवादी, पंथ निरपेक्षी, अर्ध रहस्यमय हैरो इंग्लैंड का एक प्रमुख प्राइवेट विद्यालय में पढ़े अभिजात वर्गीय तथा निरंकुश स्वभाव के थे। ये दोनों व्यक्ति मिलकर भारत की सेवा तथा सम्यक्यता के लिए एक हो गए। ये दोनों व्यक्ति भारत की जनता के लिए आदर्श सा बन गए। कांग्रेस में कुछ और गणमान्य नेता भी थे, जैसा कि पुरुषोत्तम दास टंडन, प्रोफेसर एन.जी. रंगा तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि। वास्तव में इंग्लैंड के रूढ़िवादी दल और समाजवादी दल के लगभग समान यहाँ भी कांग्रेस में दो दल थे, रूढ़िवादी और समाजवादी। दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की और 1951 में टंडन जी की मृत्यु हो गई, जिससे नेहरू जी के लिए उत्तराधिकार का मंच लगभग साफ हो गया। उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा और वो अपनी मृत्यु पर्यंत 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे। महात्मा गांधी ने ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी कहना आरंभ कर दिया था और संभवतः यही कारण था कि जब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो वो उस सरकार में 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। आरंभ में तो कांग्रेस के प्रधान और भारत के प्रधानमंत्री भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, परंतु 50 के दशक में पंडित नेहरू ही जिसे चाहते कांग्रेस का प्रधान बनाते और 1960 के आसपास तो वो स्वयं ही कांग्रेस के प्रधान बन गए, अर्थात वो राजनीतिक तथा कार्यकारी दोनों शाखाओं के प्रधान बन गए। इन 17 वर्ष के प्रधानमंत्री काल में वो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक विचारों, आर्थिक योजना तथा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक अमिट छाप छोड़ गए थे। पृष्ठ 476। नेहरू की समाजवाद की परिसीमाएं। नेहरू का राजनीतिक अभिस्थापन 1920 के उपरांत आरंभ हुआ, जब वो यूरोप तथा संसार के विस्तृत यात्रा पर निकले। उन्हें रूस के समाजवाद ने बहुत प्रभावित किया, परंतु शीघ्र ही उनकी भ्रांति भंग हो गई जब उन्होंने देखा कि वहां अत्यधिक नियंत्रण तथा पंक्तिबद्धता है तथा जनता को कोई मानव अधिकार प्राप्त नहीं है। 1920 से 22 के मध्य के असहयोग आंदोलन के दिनों में उन्हें उत्तर प्रदेश के ग्रामों को देखने का बहुत अवसर मिला था। एक ओर उन्होंने देखा कि भूमिपति और साहूकार छोटी जोत वालों का कैसे शोषण कर रहे हैं और दूसरी ओर खेत पर मजदूरी करने वाले श्रमिकों का किस प्रकार उत्पीड़न हो रहा है। वास्तव में उनके मन में ग्रामीण निर्धनता का चित्र पूरी तरह जम गया था। इसके फल स्वरूप नेहरू ने मार्क्सवाद और प्रजातंत्रीय समाजवाद से प्रेरणा ली। ये कट्टर साम्राज्यवाद विरोधी, राष्ट्रवादी तथा समाजवाद के समर्थक बन गए। यद्यपि उनकी भावनाएं वामपंथी थीं, परंतु गांधी जी के प्रभाव के अधीन व दक्षिणपंथी विचारधारा से एक रेशम की डोरी से बंधे थे। वो गांधी जी को अपना गुरु और पथ प्रदर्शक मानते थे और लोग भी उन्हें गांधी जी का उत्तराधिकारी मानते थे। एक पश्चिमी इतिहासकार लिखते हैं कि केवल 1947 में ही बंटवारे के प्रश्न पर जब उन्हें एक ओर प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था और दूसरी ओर गृह युद्ध की स्थिति स्पष्ट सामने दिखाई दे रही थी, ऐसा हुआ कि वो अपने गुरु और पथ प्रदर्शक से मानसिक रूप से अलग हो गए। भारत के पुनर्निर्माण तथा सामाजिक पुनर्गठन के लिए बहुत सी वैकल्पिक विचारधाराएं सामने थीं। एक छोर पर गांधी विचारधारा के लोग थे जो अहिंसा द्वारा क्रांति लाना चाहते थे, जिससे विकेंद्रीकरण हो, ग्रामीण समाज लगभग आत्मनिर्भर हो, उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक की कम से कम आवश्यकता हो। दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर और बाहर एक समाजवादी दल था जो ये कहते थे कि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना विकास, और वे भूमि सुधार, अधिक सामाजिक स्वामित्व तथा निजी क्षेत्र पर कड़ा नियंत्रण हो ताकि अधिक से अधिक समानता लाई जा सके। स्वतंत्र दल, जिसके कई समर्थक कांग्रेस दल में भी थे, भूमि सुधारों को भारतीय संविधान में दिए गए संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते थे। इसी प्रकार ऊंची कर की दरों को
अनेक नियंत्रणों इत्यादि को प्रोत्साहन विरोधी मानते थे और ये कहते थे कि राजकीय क्षेत्र उत्तम प्रबंध करने में पूर्णतया असमर्थ रहेगा। ये सब संभवतः रूस के उदाहरण से शिक्षा लेते थे और आज उनका ये तर्क ठीक सिद्ध हो रहा है। स्वतंत्रता के उपरांत पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस दल ने ऊपर लिखित विचारों के बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। रूढ़िवादी लोगों ने प्रयत्न किया कि नियंत्रण कम से कम हो, परंतु उस समय समाजवाद की एक लहर सी चल रही थी जिसको रोकना संभव नहीं था। संवैधानिक रूपरेखा संभवतः जानबूझकर ऐसी बनाई गई थी कि उसमें समाजवादी जोश स्पष्ट दिखाई दे और कार्यान्वित हो। संविधान की उद्देशिका में जो नेताओं के उद्देश्यों तथा आकांक्षाओं का ठीक ठीक दर्पण है, कहा गया है, हम भारत के लोग उस बात का संकल्प लेते हैं कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें समाजवादी शब्द जानबूझकर जोड़ ही दिया गया था, बनाएंगे। पृष्ठ 477। संविधान के चौथे भाग में, जिसमें धाराएं 36 से 51 है, संविधान के सामाजिक तत्वों का विवरण दिया है, जिसका शीर्षक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। परंतु धारा 37 में ये स्पष्ट किया गया है कि ये धाराएं किसी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं की जा सकेंगी। तथापि इससे ये भी स्पष्ट कहा गया है कि ये धाराएं देश प्रशासन के लिए मूलभूत हैं और राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि विधेयक बनाते समय इनको ध्यान में रखें। ये स्मरण रहे कि आज तक इन राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का चलन बहुत ही धीमा रहा है और उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण ने इन पर और भी अंकुश लगा दिया है। आर्थिक विस्थापन। भारत के बंटवारे ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी प्रकार प्रभावित किया, विशेषकर अन्न तथा कृषि उत्पादों की उपलब्धता ने। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रांतों में चावल तथा गेहूं का आधिक्य था। अविभाजित भारत के सिंचित क्षेत्र का 68% पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। श्री C.N. वकील के अनुसार भारत में गेहूं की औसत उपज केवल 750 पाउंड और चावल की 750 पाउंड प्रति एकड़ ही थी और पाकिस्तान में ये उपज 900 पाउंड और 850 पाउंड थी। इसी प्रकार भारत की जनसंख्या का भार प्रति एकड़ भी पाकिस्तान से कुछ अधिक था। नगरों की जनसंख्या में तो भारत पाकिस्तान से बहुत आगे था। इसीलिए अविभाजित भारत में अन्न की इतनी कमी कभी नहीं हुई जितनी विभाजित भारत के प्रारंभिक वर्षों में हुई। इसी प्रकार पशुओं के मामले में भी परिस्थिति बहुत बुरी थी, क्योंकि अधिक दूध देने वाली उत्तम वंश की गायें तथा भैंसें भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा पश्चिमी पंजाब में ही थीं और वे अब भारत को उपलब्ध नहीं थीं। इसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति स्वतंत्र भारत के लिए पटसन उद्योग में भी थी। पटसन के लगभग सभी मिलें स्वतंत्र भारत में स्थित थीं, परंतु कच्चे पटसन का लगभग 80% पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में उत्पन्न होता था। यही अवस्था सूती वस्त्र उद्योग की भी थी। यद्यपि कपड़ा मिलें तो लगभग सभी भारत में थीं, परंतु कच्चे माल का उत्पादन कम से कम 40% पाकिस्तान में होता था और विशेष बात ये थी कि उत्तम प्रकार की अमेरिकन उपजाति की मध्य रेशे वाली कपास भी सारी की सारी पाकिस्तान में ही होती थी। ये ठीक है कि साधारण उद्योगों के विषय में हम अच्छी स्थिति में थे। न केवल साधारण उद्योग धंधों में हम पाकिस्तान से अच्छी परिस्थिति में थे, अपितु लोहा, मैग्नीज तथा अभ्रक की कच्ची धातु की खानें सभी की सभी भारत में थीं। यही अवस्था रासायनिक संयंत्र, कागज, शीशा, सीमेंट, रंग-रोगन तथा माचिसों के कारखानों की थी। स्वतंत्र भारत के लिए सबसे मुख्य समस्या अन्न प्राप्त करने की थी। विदेशों से अन्न आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी। भुगतान शेष की कठिनाइयां हो गईं। ये ठीक है कि द्वितीय महायुद्ध के दिनों में हमने जो माल इंग्लैंड को भेजा था उससे हमारे ऋण समाप्त हो गए थे और हमारे पास पाउंड स्टर्लिंग के भंडार थे, परंतु हमें वो धन विदेशों से सैनिक सामान मंगवाने के लिए व्यय करना होता था, क्योंकि अक्टूबर 1947 से ही भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कश्मीर समस्या के संबंध में युद्ध में उलझ गया था। अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का कथन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत के पास कई अनुभवी उद्योगपति और पूंजीपति विद्यमान थे, जिनसे आशा की जाती थी कि वे विकास की योजनाएं बनाएंगे। इसी प्रकार बैंकों, बीमा क्षेत्र,
प्रबंधक एजेंसी क्षेत्र में भी हमें दक्ष व्यक्ति उपलब्ध थे, क्योंकि ये क्षेत्र पर्याप्त रूप से विकसित थे। पृष्ठ 478 सर्वतोमुखी विकास के लिए योजना। 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार लिखा था कि हमारी लगभग सभी समस्याएं या तो अंग्रेजी शासन के फल स्वरूप अथवा उनकी नीतियों के सीधे परिणाम हैं। भारतीय रियासतें, अल्पसंख्यकों का प्रश्न, विदेशी तथा स्थानीय निहित स्वार्थ, उद्योगों की कमी, कृषि की अनदेखी, सामाजिक सेवाओं में अत्यधिक पिछड़ापन और सबसे बड़ी दुख की बात भारतीय लोगों की दरिद्रता। इस संबंध में ये भी स्मरणीय है कि 1938 में ही कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। समिति ने योजना के सभी पक्षों का विस्तार से अध्ययन किया। नेहरू ने यूं कहा था, योजना समिति की सोच के पीछे मूलभूत विचार ये था कि किस प्रकार अधिक औद्योगिकरण किया जा सकता है और कैसे दरिद्रता तथा बेकारी कम की जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न कैसे सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये सब औद्योगिकरण के बिना संभव नहीं था। ऐसे औद्योगिकरण के लिए प्रथम चरण में तो एक सर्वतोमुखी योजना बनानी आवश्यक है, जिसमें भारी उद्योग तथा कुटीर उद्योग सभी के विषय में सोचना पड़ेगा। दूसरे कोई भी योजना कृषि की अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि वही जनसाधारण का मुख्य सहारा है और इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवाएं भी समान महत्व रखती हैं। जितना हमने योजना के विषय में सोचा, उतना ही उसकी पहुंच बढ़ती चली गई और ये लचीली होती चली गई और इसमें सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हो गए। इस राष्ट्रीय योजना समिति के अतिरिक्त 8 महत्वपूर्ण उद्योगपतियों ने आर्थिक विकास के लिए एक योजना भी बनाई थी, जिसे प्रायः बम्बई योजना कहते हैं। श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीयन योजना बनाई और श्री M.N. रॉय ने, जो कि एक साम्यवादी तथा क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी एक जनता की योजना बनाई। ये सभी योजनाएं केवल ऐतिहासिक रूप में ही महत्व रखती हैं, क्योंकि ये केवल कागजी कार्यवाही ही रही और इनको कार्यान्वित नहीं किया गया। 1950 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना आयोग गठित किया गया, जिसमें सभी महत्वपूर्ण मंत्री भी सदस्य थे। तभी से एक ऐसी परंपरा बन गई कि किसी भी परियोजना के लिए धन तभी उपलब्ध होगा कि जब उसे योजना आयोग से स्वीकृति मिल जाएगी। इससे योजना आयोग को निवेश के कार्यों में पर्याप्त महत्व प्राप्त हो गया। दूसरे भिन्न भिन्न मंत्रियों के विभागों तथा राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा को भी कम करने का अवसर मिल जाता था। अब कार्य सूचियों में अधिक सामंजस्य स्थापित होकर ये सब एक सुसंगठित योजना का भाग बन सकते थे। योजना के उद्देश्यों पर समाजवाद का रंग चढ़ा होता था और वे संविधान में लिखे राज्य के नीति निदेशक तत्वों से प्रेरणा प्राप्त करती थी। आयोजकों के दूरगामी 4 उद्देश्य थे। 1. उत्पादन को अधिकाधिक सीमा तक बढ़ाओ ताकि देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। 2. देश के लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। 3. लोगों में धन तथा आय की असमानता कम से कम हो सके। 4. देश में एक समाजवादी समाज की स्थापना हो जो न्याय तथा समानता पर आधारित हो, जिसमें शोषण न हो। पृष्ठ 479। आर्थिक योजना के उद्देश्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे किए जाने थे, अर्थात जहां निजी तथा राजकीय क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व में कार्य करें और संभवतः कुछ उद्योगों में दोनों की भागीदारी भी हो। राजकीय क्षेत्र की सूची में इस्पात के कारखाने, तेल तथा उसके उत्पाद, भारी मशीनरी का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, वायुयान तथा जलपोतों का निर्माण सम्मिलित था। निजी क्षेत्र में कपड़ा, छोटी मशीनरी, सीमेंट इत्यादि सम्मिलित थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्रता के उपरांत भारत सरकार के सम्मुख 3 प्रमुख समस्याएं थीं: शरणार्थियों का पुनर्वास, अन्न की अत्यधिक कमी तथा अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कृषि, जिसमें सिंचाई तथा ऊर्जा भी सम्मिलित थे, इस पर सबसे अधिक बल दिया। राजकीय क्षेत्र के 2069 करोड़ रुपए, जिसे पीछे 2378 करोड़ कर दिया गया था, उसका लगभग 44.6% इस क्षेत्र के विकास के लिए निश्चित किया गया। पंजाब में रोपड़ से लगभग 50 मील ऊपर सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का काम, जो कुछ समय से बहुत धीमी गति से हो रहा था, अब और तेज कर दिया गया।
इसी प्रकार दामोदर घाटी योजना तथा हीराकुंड बांध का कार्य भी आरंभ किया गया। आधारभूत उद्योगों, जिनमें लघु उद्योग तथा खनिज उद्योग भी सम्मिलित थे, उनके लिए 173 करोड़ रुपए निश्चित किए गए। यद्यपि प्रारंभिक बल उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया था, योजना ने अपने आप को केवल भौतिक विकास तक ही सीमित नहीं रखा और इसलिए प्रयत्न ये किया गया कि मानव तत्वों को भी अच्छा बनाया जाए और उसके लिए धन निर्धारित किया गया। सामाजिक सेवाओं के लिए कुल 240 करोड़ रुपए का प्रावधान था। 52 करोड़ शिक्षा के लिए, 100 करोड़ आयुर्विज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, 49 करोड़ गृह निर्माण के लिए, 29 करोड़ पिछड़ी हुई जातियों के लिए, लगभग 7 करोड़ श्रमिकों तथा श्रमिक कल्याण के लिए तथा 4 करोड़ स्वयंसेवी समाज कल्याण के लिए निर्धारित किया गया। योजना में ये भी सुझाव था कि निवेश की मात्रा राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़ाकर 7% कर दी जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 57 के मध्य से 1961 से 62 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अधिक वित्तीय स्थिरता के वातावरण में गठित की गई। जो लक्ष्य प्रथम योजना में निश्चित किए गए थे, वे सभी मुख्य रूप से प्राप्त कर लिए गए थे। विशेषकर कृषि क्षेत्र में अब भारी तथा आधारभूत उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की समस्या कुछ सीमा तक सुलझा ली गई थी। 1956 में एक औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ये स्वीकार किया गया कि आर्थिक नीति का उद्देश्य समाज का समाजवादी ढांचा गठित करना है। इस नीति का अनुसरण करते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य इस प्रकार निश्चित किए गए। 1. राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी। 2. तीव्रगामी औद्योगिकरण, जिसमें आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर बल दिया गया। 3. रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी। 4. आय तथा धन की मात्रा में असमानताओं में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति की अधिक समानता से बंटवारा। पृष्ठ 480। आरंभ में सामाजिक सेवाओं के लिए 995 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, परंतु पीछे उसे घटाकर 850 करोड़ कर दिया गया था। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया गया। इसी प्रकार औद्योगिक मजदूरी, विस्थापित लोगों तथा इसी प्रकार के अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के विषय में ध्यान दिया गया। गृह निर्माण के लिए 120 करोड़ रखा गया, जो पीछे योजना के पुनर्मूल्यांकन के समय घटाकर 84 करोड़ कर दिया गया। योजना में ये भी कल्पना की गई थी कि कृषि से अतिरिक्त क्षेत्रों में लगभग 79 लाख लोगों को काम दे सकेंगे तथा कृषि में 16 लाख अतिरिक्त लोगों को काम दे सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था, इसलिए 3 इस्पात कारखाने 10 लाख टन की क्षमता वाले राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लगाए गए। यद्यपि इस योजना के सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, परंतु फिर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण सोपान था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को आगे लाना था। इसका उद्देश्य सरकारी उपक्रमों में 7,250 करोड़ रुपए लगाना था। योजना का लक्ष्य ये था कि राष्ट्रीय आय को 30% बढ़ाया जाए, अर्थात 960 से 61 के मध्य की 14,500 करोड़ की आय को बढ़ाकर 19,000 करोड़ कर दिया जाए तथा प्रति व्यक्ति की आय लगभग 17% बढ़ाई जाए, अर्थात 330 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 385 रुपए प्रति वर्ष की जाए। मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। उनकी उपलब्धियां बहुत थीं। उन्होंने भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान किया था। अर्थशास्त्रियों का कथन है कि इस काल में राष्ट्रीय आय लगभग 42% बढ़ी तथा व्यक्तिगत आय लगभग 20% बढ़ी। परंतु इस योजना के अंतिम 2 वर्षों में हमारी उन्नति की गति कुछ धीमी पड़ गई। कारण था 1962 का भारत चीन सीमा विवाद तथा 1965 में हुआ भारत पाक युद्ध तथा 2 वर्ष तक लगातार सूखा, महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का बढ़ता हुआ ऋण, रुपए का अवमूल्यन। 1 जून 1966, जिससे सबको बहुत चिंता हुई तथा देश की प्रगति रुक गई। निष्पक्षता की विदेश नीति
1946 में जब पहली बार भारतीयों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारण करने का अवसर मिला, तो उस समय तक संसार लगभग 2 गुटों में बंट चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 से जुलाई 1945 में तो सभी मित्र शक्तियां इंग्लैंड, अमेरिका तथा रूस धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली तथा जापान के विरुद्ध एक हो गई थी। परंतु जब जर्मनी, इटली तथा जापान ने हथियार डाल दिए तो मित्र देशों में 2 गुट बन गए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन तथा अन्य छोटी बड़ी शक्तियां एक ओर हो गईं तथा रूस तथा अन्य साम्यवादी देश एक ओर हो गए और संसार 2 गुटों में बंट गया। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर ये सभी शक्तियां इकट्ठी बैठती थीं, परंतु अविश्वास का वातावरण विद्यमान था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित करने पर कड़ा विरोध प्रकट किया था और प्रांतों में बड़े मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया था। वही भारत अब निष्पक्षता की नीति अपना रहा था। 1946 में 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपनी विदेश नीति का ब्यौरा इस प्रकार दिया था। यथासंभव हम दोनों गुटों की शक्तियों की राजनीति से, जहां 2 गुट एक दूसरे के विरुद्ध डटे हुए थे, उससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि संसार का 2 गुटों में बंटना ही दोनों विश्व युद्धों का कारण था और संभवतः ये गुटबंदी हमें उनसे भी बड़े महाविनाश की ओर ले जा सकती है। पृष्ठ 481। हम विश्वास करते हैं कि हम शांति और स्वतंत्रता का विभाजन नहीं कर सकते, और यदि हम एक स्थान पर स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते तो किसी अन्य स्थान पर भी स्वतंत्रता को भय होगा और इससे कलह और युद्ध होंगे। हम विशेषकर समस्त साम्राज्यवाद से शोषित तथा परतंत्र देशों की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। हमारे अनुसार सिद्धांत और व्यवहार में सभी जातियों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। हम किसी देश पर प्रभुत्व नहीं चाहते और न ही हम अपने लिए औरों पर कोई विशेषाधिकार चाहते हैं। 1945 के उपरांत विश्व द्विगुटीय बन चुका था। दोनों गुटों के नेताओं अमेरिका और रूस ने अणु बम बना लिए थे और अन्य निर्बल शक्तियों को अपने गुट में सम्मिलित होने के लिए दबाव डाल रहे थे। पूर्वी यूरोप में सर्वस्लाव आंदोलन लोकप्रिय हो रहा था। हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया रूस के प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे। प्रतितोलन की भावना से प्रेरित होकर अमेरिका ने निकट पूर्वी देशों तुर्की तथा ग्रीस, यूनान को उदार आर्थिक तथा सैनिक सहायता दी ताकि ये शक्तियां रूस के प्रभाव क्षेत्र में न आ सकें। पश्चिमी यूरोप की छोटी बड़ी शक्तियां सभी अमेरिका की ओर देखती थीं। नेहरू का भारतीय विदेश नीति के उद्भव और विकास में मुख्य योगदान ये था कि उन्होंने निष्पक्षता अथवा समदूरी की नीति को अपनाया तथा भारत को दोनों गुटों से दूर रखा। निष्पक्षता की नीति का मुख्य तत्व ये था कि प्रत्येक प्रश्न पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लिया जाए तथा किसी एक गुट के प्रभाव में आकर निर्णय न लिया जाए। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निरशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। नेहरू जी की निष्पक्षता की नीति को सम्मान और समर्थन कोरिया के झगड़े में मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में रूस ने उत्तरी कोरिया में और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया क्षेत्र में प्रभुत्व जमा लिया था। पोट्सडेम के स्थान पर हुई बातचीत में उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश निश्चित कर दी गई थी। दक्षिणी कोरिया के कुछ क्षेत्र उत्तरी कोरिया ने अधिकार में ले लिए थे। अमेरिका की सेनाओं ने उत्तर की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया था और सीमा के निकट पहुंच गई। संभवतः उत्तर कोरिया ने पंडित नेहरू की मध्यस्थता मांगी। 1951 में पंडित नेहरू ने स्पष्ट अमेरिका को कह दिया था कि यदि वो 38 डिग्री अक्षांश को पार करेगा तो ये झगड़ा बढ़ सकता है, अर्थात रूस को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। परिणाम ये हुआ कि झगड़ा समाप्त हो गया। भारत की निष्पक्षता का परिणाम ये हुआ कि युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रत्यावासन आयोग गठित किया गया, तो एक भारतीय को इस आयोग का अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार भारत वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के देर तक चलते राजनीतिक संघर्ष में भी निष्पक्ष रहा।
इसी प्रकार भारत ने साम्राज्यी शक्तियों के अत्याचारी रुख का भी विरोध किया। 1956 में जब मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो इंग्लैंड तथा फ्रांस ने उस पर आक्रमण कर दिया। भारत ने न केवल इन दोनों शक्तियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया, अपितु मिस्र को समर्थन भी दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और बाहर भी इस समस्त प्रक्रिया का परिणाम ये हुआ कि विदेशी सेनाओं को मिस्र से हटना पड़ा और मिस्र का स्वेज नहर पर नियंत्रण स्वीकार किया गया। भारत ने अपने निष्पक्ष रुख को अधिक बल देने के लिए अन्य निष्पक्ष देशों को एकत्रित किया और 1961 में बेलग्रेड में प्रथम निष्पक्ष कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें 5 देशों ने भाग लिया। इस निष्पक्ष कॉन्फ्रेंस की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि इस समय पर लगभग 100 देश इसके सदस्य थे और सक्रिय रूप से इसका समर्थन करते थे। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता, शांति, निरस्त्रीकरण तथा आर्थिक विकास। पृष्ठ 482। पड़ोसी देशों से संबंध। सबसे पहला है पाकिस्तान। भारत पाक संबंध 15 अगस्त 1947 से ही कटु थे। मोहम्मद अली जिन्नाह, जो पाकिस्तान के मुख्य निर्माता थे, माउंटबेटन बंटवारा योजना से निराश थे, क्योंकि इस बंटवारे की योजना से उनकी समस्त आशाओं पर पानी फिर गया था और जो समाधान मिला था उसमें न केवल 2 बड़े मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब तथा बंगाल का विभाजन हुआ, अपितु शेष भारत के मुसलमानों के लिए कोई विशेष संरक्षण नहीं मिला तथा जिन्नाह को केवल कीड़ों से खाया हुआ पाकिस्तान ही मिला था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान आधुनिक बांग्लादेश में लगभग 1000 मील की दूरी थी। इस बंटवारे से हिंदुओं के अखंड भारत के स्वप्न को भी क्षति पहुंची थी। महात्मा गांधी को भी आघात पहुंचा। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल अधिक यथार्थवादी थे और उन्हें ये स्पष्ट था कि बंटवारे के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। कुछ हिंदू संगठनों का ये भी विश्वास था कि अंग्रेजों के चले जाने के उपरांत दोनों देश एक हो जाएंगे, परंतु एक तत्व स्पष्ट था कि पाकिस्तान के गठन में मूल तत्ववादी गुटों का बहुत अधिक हाथ था, जबकि भारत में सत्ता उन लोगों के हाथों में थी जो या तो पंथ निरपेक्ष थी या सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे और राजनीति पर कट्टरपंथियों का प्रभाव केवल सीमांत तक ही था। परंतु पाकिस्तान बनते ही परिस्थिति बदल गई। नेहरू चाहते थे कि पाकिस्तान के प्रति एक अनुरंजन की नीति अपनाई जाए तथा दोनों देशों में तनाव कम हो। बंटवारे से उत्पन्न सभी नागरिक तथा सैनिक बंटवारे के प्रश्न आपसी बातचीत द्वारा ही सुलझा लिए गए थे। नेहरू ये भी मान गए थे कि जब तक विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए नदी जल के बंटवारे की देरी से पूरी होने वाली योजनाएं पूर्ण नहीं हो जाती, वो पाकिस्तान को नहरों का पानी भी देते रहेंगे। भारत के दुर्भाग्य से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया न केवल सकारात्मक नहीं थी, अपितु पूर्णतया नकारात्मक थी। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात 22 अक्टूबर 1947 को पठान कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र कश्मीर का स्वप्न देख रहे थे। उनकी छोटी सी सेना अंग्रेजों ने किसी भी भारतीय रियासत को पर्याप्त सेना रखने की न तो अनुमति ही दी थी और न ही क्षमता, कुछ नहीं कर सकती थी। कश्मीर के प्रधानमंत्री सहायता मांगने के लिए दिल्ली आए। पहले तो पंडित नेहरू, जो कश्मीर के महाराजा से निजी तौर पर बहुत ही अप्रसन्न थे, उन्होंने ये कहकर टालने का प्रयत्न किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन वो सहायता तभी भेज सकते हैं जब कश्मीर का भारत में विलय हो जाए। 26 अक्टूबर को महाराजा ने विलय के लिए हस्ताक्षर किए पत्र